वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है ना, वो काफ़ी निंदनीय है। निंदनीय की बात क्या करें कि ये बहुत ही कायराना हरकत है ना। और जितने भी पर्यटक जो इसके अंदर अ, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, है ना, हम शोक संतप्त जितने भी परिवार हैं उनके साथ खड़े हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ये जो असहनीय दुख है वो उससे सहने की शक्ति मिले। देखिए, इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, जो चोट लगी है, अगर हम उन आतंकवादियों को, है ना, गला काट के अगर चौराहे पे चढ़ा देना, तब जाके कहीं ना कहीं हल्का सा एक सुकून देशवासियों को तो जरूर मिलेगा, है ना। और आगे से कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 50 बार सोचेगा। देखते हैं। और फिलहाल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ, जैसे सिंधु जल समझौता जो रद्द करने की बात हो रही है, वो भी कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि भारत जो है इसके ऊपर ना कड़ी से कड़ी जो है एक्शन भी ले, है ना, दिखाए कि भैया हम, मतलब जितना उसको, मतलब क्या ही हम बात करें, अब कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन ये जो भी चीजें हुई है ये बहुत ही, मतलब निंदनीय है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ये कायराना हरकत करने की क्या जरूरत है? अगर आपको लड़ना है तो जाओ ना, हमारे सेना के जवानों से लड़ो ना। ना खाल उधेड़ के उसके अंदर अगर भूसा भर दे तो बताइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पिंक ई रिक्शा योजना जो है वो किसने शुरू किया है? अब देखिए, पिंक ई रिक्शा योजना की अगर मैं बात करूं तो इसे शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। एक बार देखिए ये पिंक ई रिक्शा है क्या चीज। यहाँ पे आपको गुलाबी कलर के ई रिक्शा दिख रहे होंगे ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो बैटरी से चलती है गाड़ियां। तो इनका कलर भी पिंक है और चलाने वाली भी कौन है? महिलाएं हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, महिलाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। और इसको आधिकारिक तौर से कहां से शुरू किया गया है? तो पुणे से आधिकारिक तौर पर इसको शुरू किया गया है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें काइनेटिक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का नाम आपको ध्यान रखना है। ये जो कंपनी है ये महाराष्ट्र सरकार की पार्टनर बनी है। बेसिकली ये अभी 8 जिलों के अंदर क्या करने वाले हैं? 10,000 ई रिक्शा बांटने वाले हैं। कितने? 10,000 ई रिक्शा जो है बांटा जाएगा, और यानी कि वितरित किया जाएगा। और इसके अंदर होना क्या है कि मात्र 10% जो है डाउन पेमेंट देना होगा महिलाओं को, और 20% जो है वो कौन देगा? वो सरकार खुद सब्सिडी देने वाली है। यानी 100 रुपए की कोई अगर चीज है तो 20 रुपए जो है सरकार खुद देगी, 10% का आपको डाउन पेमेंट करना रहेगा। बाकी जो 70% है वो भी ना, मतलब बहुत ही आसान लोन सुविधा यानी ऋण सुविधा जो है उपलब्ध है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, है ना। और सबसे जरूरी चीज, ये जो गुलाबी गुलाबी ऑटो है, आप सोच के देखिए, गुलाबी ऑटो का मतलब देखिए, कहीं ना समाज ने क्या कर रखा है, और महिलाओं को भी पसंद होता है, गुलाबी कलर को जो है महिलाओं से जोड़ करके देखा जाता है। यानी गुलाबी कलर महिलाओं का पसंदीदा कलर है, उनको महिलाओं से जोड़ करके देखा जाता है। तो गुलाबी यानी पिंक कलर की जो ऑटो है उसको देख करके सीधे ही आप ये समझ जाएंगे कि इसको चलाने वाला कौन है? महिलाएं हैं। अब जो महिलाएं सामान्य ऑटो रिक्शा में यात्रा करते समय परेशान होने और दुर्व्यवहार से बचने की क्या करेंगी? कोशिश करेंगी, क्योंकि सामान्य ऑटो में अक्सर आपने सुना होगा दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है, जहां पे जो सामान्य जो ऑटो चालक हैं, जो कौन चलाता है? पुरुष चलाते हैं। और रात बिरात अगर कहीं देर जाना होता है तो बहुत ही, मतलब ऐसे ऑकवर्ड लगता है ना, बहुत ही खतरनाक रहता है कई बार, क्योंकि हर इंसान तो अच्छा मिलता नहीं है। लेकिन अगर महिला ही अगर ऑटो चलाए तो महिलाओं को अंदर से भी एक कॉन्फिडेंस आएगा ना, कि मैं तो महिला हूं, ये भी महिला है, तो हम थोड़ा सा वो क्या है, एक खुल करके ऑटो, मतलब वो ऑटो में वो जा सकती हैं। मतलब उनको एक डर जो है ना, वो डर नहीं उनको सताएगा। कहने का मतलब, उनके अंदर वो जो डर की भावना है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए या हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हो, उससे बचने के लिए मन में उनकी एक तसल्ली रहेगी कि हाँ, मैं भी महिला हूं, ये भी महिला है, तो एक साथ मिल गया महिलाओं को। तो एक, आप ये समझिए कि एक तरह की काफी अच्छी योजना है। समझ में आया? तो इस तरह से महिला यात्रियों के लिए ये एक क्या है? एक सुरक्षित विकल्प है। किसके लिए? महिला यात्रियों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित विकल्प होने वाला है। और बाकी जो महिलाएं इस ऑटो को चलाएंगी उनका भी आर्थिक रूप से सशक्त होंगी वो, है ना, उनका भी मतलब योगदान बढ़ेगा समाज में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पिंक ई रिक्शा जो योजना है ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार की जो थीम है वो क्या है, अवर पावर अवर प्लेनेट, ये इस बार की थीम है 2025 की। 2024 में प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक ऐसा कुछ थीम था, लेकिन आपको जो 2025 की थीम है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, थीम छोटी है तो एग्जाम में पूछने की संभावना भी ज्यादा रहेगी। पहली बार अगर हम बात करें इस दिवस को कब मनाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है पहली बार 1970 में इस दिवस को बनाया गया था, यानी कि 1970 में मनाया गया था। अच्छा, एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं इस दिवस को याद करने का। और ये जो ट्रिक बताऊंगा ना, ट्रिक का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा बताइए कुछ कि याद हो जाए, कभी इंसान भूले ही ना। तो एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक को अपने दिमाग में आज ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर जिंदगी में कभी आप नहीं भूलेंगे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अगर मैं कहूं पृथ्वी पृथ्वी दिवस की बात कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही लिखा जाता है पृथ्वी को। अब एक काम कीजिए, सबसे पहला तो ये देखिए कि पृथ्वी के बीच में ये जो आपको अक्षर दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, दो दिख रहा है, दो जैसा नहीं दिख रहा है, ये थ आधा जो थ है ये दो जैसा दिख रहा है। तो इसे आप दो बार दो कर दीजिए, मतलब दो है तो दो बार दो कर दीजिए, क्या हो गया 22। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा कि हमारे साल के अंदर टोटल कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। आप ध्यान से सारे महीनों को मन में रिवाइज कीजिएगा। इन 12 महीने में से ये जो प वर्ड है, किसकी बात कर रहे हैं, इस प वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ये प वर्ड कौन से महीने में आता है, तो आपको दिमाग में ध्यान से सोचिएगा, अप्रैल। अप्रैल महीना जो है इसी के अंदर बस प आता है। ये जो प वर्ड है ना, ये सिर्फ अप्रैल महीने में आता है और किसी महीने में नहीं आता। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सिर्फ अप्रैल में ये प अक्षर आता है। तो आप कैसे याद करेंगे, पृथ्वी यानी विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये जो आपको कैसा दिख रहा है, दो जैसा दिख रहा है, तो इसको आप दो कर दीजिएगा, यानी 22 हो गया। और प यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, महीने की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल में ही प आता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। किस दिन, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये वाली जो ट्रिक है ये काफी काम आने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो एक और क्वेश्चन आप देखिए यहां पे ध्यान से। और वो क्या है कि जब कभी भी आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो एक हिंदी, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, खास करके क्योंकि आरओ एआरओ में ये क्वेश्चन जो है ये कम से कम 8 से 10 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कई बार उसने पूछा है, जैसे वसुंधरा वो पूछ चुका है ना, धरित्री पूछ चुका है, एक उसने ईला पूछा था एक बार एग्जाम के अंदर, वसुधा पूछ चुका है। इसके बाद एक और है, कहां पे गया, अवनी करके होगा, आपको ध्यान रखना है, अवनी, है ना, अवनी। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 8 से 10 बार वो पृथ्वी की पर्यायवाची जो है आरओ के एग्जाम में पूछा गया है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की पर्यायवाची क्या क्या होता है, ये खास करके जो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हिंदी जहां जहां पूछा जाता है, पर्यायवाची तो हर जगह पूछी जाती है। तो वसुंधरा, धरती, धरा, अवनी, मेदिनी, भूमि, धरित्री, धारिणी, अचला, रत्नगर्भा, है ना, और विशंभरा, वसुधा, इला, उर्वी, भू, मही, क्षिति, ये कुछ आपके पर्यायवाची शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी पृथ्वी से रिलेटेड। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या, पहला तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 और प से अप्रैल, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इस बार की थीम अवर पावर अवर प्लेनेट है। और इसके बाद आपको पर्यायवाची ध्यान रखना है पृथ्वी वर्ड का, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर्यायवाची को रट लीजिएगा। बार बार एग्जाम में बता तो रहा हूँ, 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये अभी की बात बता रहा हूँ, बाकी ये पूछा तो कई एग्जाम, अगर सारे एग्जाम को देखा जाए, ये सिर्फ 8 से 10 बार जो पूछा गया, सिर्फ एक ही एग्जाम में पूछा गया है, आरओ एआरओ जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है। बाकी एसएससी वैसेससी रेलवे अगर आप मिला देंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है। तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो यह समझिए क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक तरह की डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है। क्या होती है, एक तरह की वर्चुअल या फिर आप क्या कह सकते हैं डिजिटल करेंसी होती है, जो मतलब आप समझ लीजिए कंप्यूटर में रहता है एक तरह से, है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि जिसे आप हाथ में नहीं ले सकते, पर आप जैसे नेट के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपका। एग्जाम में पूछा गया था ये कौन से तकनीक पर काम करती है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये कौन से तकनीक पे काम करती है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित होती है। ठीक है, कौन सी तकनीक पर? ब्लॉकचेन तकनीक पे। जैसे आपने ये भी अभी जो आप देख रही है बिटकॉइन का लोगो देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत से हैं, बिटकॉइन हो गया, पेनोरामा हो गया, ऐसे बहुत से कॉइन्स हैं, क्रिप्टो करेंसी है जो अलग अलग नाम के, लेकिन बिटकॉइन जो है काफी महंगी, सबसे महंगी और सबसे मतलब फेमस है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब सुनिए, हरित क्रिप्टो करेंसी की तरफ चलते हैं। देखिए, हरित क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी के विपरीत अपने निर्माण और संचालन में कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब इसका मतलब समझिएगा, ये जो क्रिप्टो करेंसी बनती है, ये क्रिप्टो करेंसी कैसे बनती है? तो क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए ना बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। आप ये समझ लीजिए, आप सुपर कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर की एक ऐसी श्रृंखला बनाते हैं जो जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं। और ये जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे रहते हैं ना, ये क्या करते हैं? खुदाई का काम करते हैं। अब खुदाई का काम कैसा? तो ये डिजिटल माइनिंग का काम करते हैं। किसका काम? डिजिटल माइनिंग का, है ना। क्या करते हैं? डिजिटल माइनिंग। डिजिटल माइनिंग यानी एक तरह से आप ये समझिए जैसे बाहर खुदाई होती है ना, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर ब्लॉकचेन तकनीक का यूज करते हुए एल्गोरिथम्स बनाना, अंदर से अंदर मतलब जो मैथमेटिकली इक्वेशंस होते हैं उसको सॉल्व करना, और खूब सारे एल्गोरिथम को सॉल्व करना, और उन एल्गोरिथम को सॉल्व करके ना तब कहीं जाकर के एक हमें कोड मिलता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एक कोड, उस कोड को, उस वर्चुअल जो आपका जो उसको कॉइन हम मान लेते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा एक कॉइन हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब बिटकॉइन की बात करें तो सॉरी, जब क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है ना, जो ब्लॉकचेन तकनीक का यूज करते हुए, एल्गोरिथम का यूज करते हुए क्या करते हैं? इस क्रिप्टो करेंसी को बनाने का काम करते हैं। अब जब ये क्रिप्टो करेंसी बनती है तो आप ध्यान से समझिएगा कि इसके मतलब इस टाइम पे ना जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसकी खपत जो है वो बहुत ज्यादा खपत होती है। आप समझिए, बहुत ज्यादा जो है ऊर्जा का यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है ना। अब अगर हम ये कहें कि ये एक तरह से क्या इतनी ज्यादा एनर्जी अगर हम यूज करेंगे, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को तो नुकसान कर ही रहा है ना, इनडायरेक्टली तरीके से। अच्छा, अगर हम क्या करें, ये जो एनर्जी है अगर नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा को यूज किया जाए, तो इससे बनने वाली जो करेंसी होगी वो क्या कहलाएगी? वो हरित करेंसी कहलाएगी। अगर हम इस ऊर्जा की जगह पे नवीकरणीय ऊर्जा का यूज करें। नवीकरणीय ऊर्जा क्या करती है? पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। देखो, यहां पे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसके लिए? इसके निर्माण और संचालन में। तो नवीकरणीय जो ऊर्जा है, आपको ध्यान रखना है, अगर हम इसका यूज करें तो इससे क्या होगा? इसकी जो ऊर्जा की खपत है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी होगी। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है वो भूटान ने की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब भूटान क्या करने वाला है? तो भूटान जो है ये हाइड्रो ऊर्जा का यूज करेगा। किसका? हाइड्रो ऊर्जा का। हाइड्रो ऊर्जा का मतलब यह है कि जो जल विद्युत ऊर्जा है उसका यूज कर रहा है इस क्रिप्टो करेंसी को बनाने में, जिससे बनने वाली करेंसी क्या कहलाएगी? ग्रीन क्रिप्टो करेंसी कहलाएगी। अब आपको ध्यान रखना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसके अंदर ऊर्जा की खपत जो होगी वो थोड़ी कम होने वाली है, और जो भी खपत होगी वो हम अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का यूज करते हुए करेंगे। तो सिंपल सा चीज आपको ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा जो की है भूटान ने की है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक वर्चुअल करेंसी होती है। और अगर हरित क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इस क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए जो हम ऊर्जा यूज करते हैं, है ना, इस ऊर्जा के मतलब इस क्रिप्टो करेंसी के बनाने के लिए जो निर्माण है, इसको बनाने के लिए यानी इसको बनाने का मतलब निर्माण करने के लिए और इसको चलाने के लिए क्या करना है? कम ऊर्जा का उपयोग करे और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए। इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं? हरित क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में गरिया पूजा और बोरोन उत्सव कहां मनाया गया? देखिए, गरिया पूजा पहले भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गरिया पूजा जो है ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी जो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं, है ना, माणिक साहा, उन्होंने अभी इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। गरिया पूजा और बोरोन उत्सव जो है ये कहां पर? त्रिपुरा के अंदर मनाया गया है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो ध्यान से देखिए, त्रिपुरा
आपको यहाँ पर दिखेगा मैप के अंदर। मैप में देखिए त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। माणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इंद्रसेन रेड्डी जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा है रेड कलर में बीच में, यही है आपका त्रिपुरा, जो बांग्लादेश में 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान सुनिएगा, ये जो आपका जो उत्सव है, कौन सा, गरिया पूजा, ये गरिया पूजा 2 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है 21 और 22 अप्रैल को, है ना। और इन 2 दिवसीय जो ये उत्सव है, इसका जो उद्घाटन किया है यहाँ के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने किया है। कहां पर किया है, तो अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, यहां पर किया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो गरिया पूजा होता क्या है, विशेष रूप से इसके अंदर मवेशियों और जो धन के देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है ना, जैसे फूल और मालाओं से पूजा की जाती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे त्रिपुरी और रियांग समुदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है ये गरिया पूजा, ठीक है, जो कि त्रिपुरा में ही निवास करने वाली क्या है, एक जनजाति है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, त्रिपुरा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी आपने हाल ही में पढ़ा था। त्रिपुरा के अंदर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास करने के लिए एडीबी ने 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण दिया था। किसने, एडीबी ने। किसको, किसको मंजूरी दी थी, त्रिपुरा को, उसके औद्योगिक क्षेत्रों को विकास करने के लिए। समझ में आया। अच्छा, त्रिपुरा के और फेस्टिवल की बात करें और उत्सव महोत्सव की बात करें, यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी, तो खर्ची पूजा कई बार पूछा गया है, कैर पूजा आपको ध्यान रखना है ना। होजागिरी फेस्टिवल, ये मोजागिरी नहीं है, इसे करेक्ट कीजिएगा, होजागिरी है। क्या है, होजागिरी फेस्टिवल। तो होजागिरी फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है, मोजा नहीं होजागिरी है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये 3 और ऐसे फेस्टिवल हैं जो त्रिपुरा में मनाए जाते हैं, जो कि एग्जाम में पूछने के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत सरकार ने इस्पात आयात पर कितना टैरिफ लगाया है। किसकी बात कर रहे हैं, भारत सरकार ने इस्पात आयात पर जो टैरिफ लगाया है वो कितना लगाया है, तो आपको ध्यान रखना है 12% का टैरिफ लगाया है। पहली चीज तो ये टैरिफ लगाया क्यों है, ताकि जो घरेलू इस्पात उद्योग है ना, उसको संरक्षण मिल सके। जो घरेलू इस्पात उद्योग है उसको संरक्षण देने के लिए ये आपका टैरिफ लगाया है गया है 12% का, है ना। क्यों, क्योंकि कम लागत वाली जो इस्पात होती है ना, कम लागत वाली, और ये कहां से कम लागत वाली इस्पात मिल रही है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से क्या होता है, कम लागत वाली जो इस्पात है उसका आयात करते हैं। उसी की जो आयात में जो बढ़ोतरी हो रही है उसी को रोकने के लिए, ताकि हमारे जो घरेलू जो इस्पात उद्योग है उनको क्या मिल सके, संरक्षण मिल सके, इसीलिए हमने 12% का क्या लगाया है, इसके ऊपर टैरिफ लगाया है। अच्छा, अभी हाल ही में आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि भारत जो है वो इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। तो विजडन एक पत्रिका है, विजडन, देखिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये आईसीसी ने भी चुना था, है ना। तो हर चीज का अलग अलग आपको ध्यान रखना। अभी जो आपको याद रखना वो विजडन का याद रखना है। विजडन जो है एक पत्रिका है, इसने अभी हाल ही में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 जो है ये 2024 के जो भी परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए चुना है 2 लोगों को। एक तो आपको नाम ध्यान रखना है जसप्रीत बुमराह का, इनको जो है मेंस कैटेगरी के अंदर, या आप कह सकते हैं पुरुष कैटेगरी के अंदर भारत के हैं ये। और स्मृति मंधाना का नाम आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी, ये महिला कैटेगरी के अंदर, ये भी इंडिया की हैं, है ना, दोनों ही इंडिया के प्लेयर हैं। ऑप्शन जो डी है हमारा वो बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों होने वाला है, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट की बाइबल कही जाती है विजडन पत्रिका, क्रिकेट की बाइबल कही जाती है। इसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 जो चुना है वो जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंधाना को चुना है। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो फास्ट बॉलर है पुरुष टीम के, और ये महिला टीम की खिलाड़ी है हमारी, नाम है स्मृति मंधाना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वहीं पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, बेस्ट T20 जो क्रिकेटर का सम्मान है वो वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन को दिया गया था, तो इसको भी दिमाग में बिठा के रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार की हम बात करें अगर, तो इससे सम्मानित किया गया है, इस पुरस्कार से अच्युत सामंत को। किसको किया गया है, अच्युत सामंत को। अच्छा, अच्युत सामंत की अगर मैं बात करूं तो ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में KIIT कहते हैं, और साथ ही आपको ध्यान रखना है क्या, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ
सोशल साइंसेज, यानी किस, किट और किस, ये जो इंस्टीट्यूट है इसके संस्थापक हैं कौन? तो इसके संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं अच्युत सामंत, और इन्हीं को ये गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सम्मानित कहां पर किया गया है? तो असम के कोकराझार में, आपको ध्यान रखना है। कहां पर? असम के कोकराझार में, असम के कोकराझार में सम्मानित किया गया है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, किसको सम्मानित किया गया है? अच्युत सामंत को। अच्छा, इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये पुरस्कार क्या है। इस पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है इस पुरस्कार का? गुरुदेव कालीचरण गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार नाम है इसका। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। समाज सुधारक गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा की 166वीं जयंती के अवसर पर यह दिया गया है पुरस्कार। किसको दिया गया है? तो अच्युत सामंत का नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, यही है अच्युत सामंत। और जो समाज सुधारक गुरुदेव कालीचरण है ब्रह्मा हैं, इनको असम के मेच गांधी के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब ये असम के मेच गांधी के रूप में इनको जाना जाता है। तो असम के मेच गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा का नाम आपको लेना है। समझ में आया? और ये जो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा है, ये बोडो समुदाय के प्रसिद्ध समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे। कौन से समुदाय के? तो ध्यान रखिएगा, बोडो समुदाय के। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की अगर हम बात करें तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, 23 अप्रैल को ही एक और दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो वो है अंग्रेजी भाषा दिवस। 23 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा जो है दिवस ये मनाया जाता है। तो इसे भी आप अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की, तो ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की इस बार की जो थीम है वो थीम क्या रहने वाली है? द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द एसडीजी, यानी सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका जो है वो इसकी क्या है? थीम है। पिछली बार जो थीम थी है ना, वो आपको ध्यान रखनी है उस थीम को लेकर के, और 2025 को थीम को लेकर के मिक्स मत कीजिएगा। पिछली बार की थीम थी अपने तरीके से पढ़े, यानी रीड योर वेव। 2024 की थीम थी, कई जगह पे मैंने न्यूज़पेपर में देखा है 2025 की थीम में भी इसी को लिखा जा रहा है, जबकि आपको ध्यान रखना है, अवेयर रहिएगा, 2025 की थीम ये है। ठीक है, तो रीड योर वे ये 2024 की थीम थी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई न्यूज़पेपर से पढ़ के अगर इस थीम को देख रहा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, वरना गलत हो जाएगा। 2025 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में रियो डी जेनेरियो को चुना गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है, 2025 जो वर्ष है इसके लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में रियो डी जेनेरियो जो है, जो कि ब्राजील का शहर है, इसको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? देखिए, ये काफी निंदनीय घटना थी और बहुत ही कायराना हरकत थी, है ना, आतंकियों के द्वारा। और चूंकि न्यूज़पेपर में है और काफी दुखद घटना है, तो आपको इससे अवेयर रहना है। अगर हम बात करें पहलगांव कहाँ है, पहली चीज तो ये कि जम्मू कश्मीर में। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो इस मैप में ये आपको दिख रहा है लद्दाख, और ये आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर। दो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को बांटा गया था। जम्मू कश्मीर राज्य को जब आप देखेंगे, संघ शासित प्रदेश को, तो यहां पर श्रीनगर से 89 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन घाटी है। यही बैसरन घाटी में पहलगांव स्थित है। ये जो पहलगाम स्थित है, यहीं पर ये निंदनीय घटना हुई है ना। ये जो कायराना घटना होया है, किसके द्वारा? यहाँ के आतंकियों के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना, इसकी जो जिम्मेदारी ली है, तो एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे कि जिम्मेदारी किसने ली है। तो आपको ध्यान रखना है द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम, जिसे शॉर्ट में ना TRF भी कहा जाता है। तो जिम्मेदारी किसने ली है? TRF ने ली है। और आपको मैं बता दूं कि लश्कर ए तैयबा जो है ना, उसी का आप ये समझिए एक शाखा है ये, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे शॉर्ट में TRF कहा जाता है। इसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो
चलिए, टीआरएफ ने जिम्मेदारी ले ली है, इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, तो इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, कुछ दुखद घटनाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसके अंदर 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और 20 से भी अधिक क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, है ना। जिसमें आपको ध्यान रखना है कि फिर घायलों में भी कुछ लोगों की जो गोली लगी थी, जो मतलब अस्पताल पहुंचने से पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है 27 लोगों की मृत्यु हुई थी, और अभी मॉर्निंग में न्यूज जब तक थी तब तक ये कहा जा रहा था कि 28 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो ये जो है ये मृत्यु हुई है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर ना 2 विदेशी नागरिक भी थे। इसके अंदर कौन थे, 2 विदेशी नागरिक भी थे जिनका क्या हुआ है, निधन हुआ है इस आतंकी हमले में। तो कहां पर हुआ है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। अच्छा, ये जो इन्होंने मतलब किया था ना, एक तो इन्होंने ये किया, क्या किया, इन्होंने धर्म पूछ करके गोली चलाई, जो कि काफी मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही गलत किया इन्होंने, है ना। क्या किया कि धर्म पूछ के, कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको गोली मारी जाएगी, अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आपको गोली नहीं मारी जाएगी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप सिख हैं या ईसाई हैं या फिर जाट हैं या फिर आप पंडित हैं, है ना, ब्राह्मण हैं, क्या हैं, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और ये जो पहलगाम है, आपको ध्यान रखना है, जो अमरनाथ की यात्रा होती है ना, अमरनाथ यात्रा, उस अमरनाथ यात्रा का ये रूट जो है वो यहीं से शुरू होता है। 2 रूट है, एक 14 किलोमीटर का रूट है और एक है 34 किलोमीटर का रूट, 32 किलोमीटर का रूट। लेकिन ये जो है ये काफी मतलब आप ये समझिए, ये तो बहुत ही मतलब खराब रास्ता है, लेकिन ये वाला जो है ये रास्ता काफी अच्छा है। इसके अंदर आने जाने के लिए थोड़े साधन की भी उपलब्धता रहती है, इसीलिए सब लोग इसी रूट को चूज करते हैं। भले लंबा है तो क्या हुआ, तो उस रूट की शुरुआत मतलब जो होती है ना वो यहीं से होती है, इसी रास्ते में ये पड़ता है, इसी रूट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो कहां आयोजित हुआ है। तो सूर्य किरण एरोबैटिक शो, इससे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन करना और युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ाना, ताकि वो वायुसेना के अंदर अपने करियर के लिए मतलब ना चूज करे, मतलब प्रोत्साहित हो अपने करियर को चूज करने के लिए वायुसेना में। ये वही जो है एरोबैटिक शो है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो बिहार की राजधानी जो पटना है यहां पर आयोजित किया गया है पहली बार इसका, है ना। किसकी राजधानी, तो बिहार की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम आपसे बात करें यहां पर, तो ये 2 दिवसीय चला था, 22 और 23 अप्रैल, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये सूर्य किरण जो है एक अभ्यास भी है, अगर आपको याद आ रहा हो तो सूर्य किरण जो है एक एक्सरसाइज भी है, एक युद्ध अभ्यास है ना। और ये युद्ध जो अभ्यास है इसका आयोजन किन 2 देशों के बीच होता है, तो ध्यान रखिएगा, नेपाल और भारत, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सूर्य किरण एरोबेटिक शो पूछे तब आपको बताना है पटना बिहार का नाम, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण एक युद्ध अभ्यास भी होता है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही एक एरोप्लेन का शो जो है वो जो बेंगलुरु दिख रही है आपको, बेंगलुरु में भी हुआ था, याद है किसी को, कौन सा, तो जो 15वां एरो इंडिया, किसी को याद आ रहा है, 15वां एरो इंडिया, ये मैंने आपको पढ़ाया था करीब फरवरी महीने में पढ़ाया था। 15वां एरो इंडिया जो है ये कहां पर हुआ था, ये फरवरी महीने में मैंने आपको पढ़ाया था। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। कहां पर हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। क्या था ये, तो ये एक तरह का, ये भी एक तरह का एयर शो था जिसके अंदर विमानों की प्रदर्शनी लगी हुई थी, है ना। एयर शो और विमानन प्रदर्शनी आप कह सकते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, एरो इंडिया जो आपका है, ठीक है। 15वां एरो इंडिया यानी कि 15वां संस्करण था इसका। पटना से आपको याद आ रहा होगा कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर बनाया गया था, तो पटना में बनाया गया था, चूंकि भारत का पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ऑस्कर पियास्त्री का नाम आपको ध्यान रखना है, ये है ऑस्कर पियास्त्री, है ना। और ऑस्कर पियास्त्री ने ही क्या जीता है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। अगर हम बात करें तो ये कौन सी कंपनी के ड्राइवर हैं, तो मैकलेरेन कंपनी के ड्राइवर है। जैसे मर्सिडीज, ऑडी सब कंपनियां होती है ना, रेडबुल, वैसे ही आपको ध्यान रखना मैकलेरेन जो है इस कंपनी के ये ड्राइवर थे। और सबसे जरूरी चीज कि 2025 में इन्होंने अभी जो चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, है ना, इसको भी जीता था। और इसके अलावा एक अभी हाल ही में हुआ था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स
2025 में ही इन दोनों ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। अच्छा, ये होता क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला 1 जो रेसिंग कारें होती है ना, आपने देखा होगा, है ना, उन कारों की क्या होती है? रेसिंग होती है। उसी को हम बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स, जो मतलब ये आपका जो टूर्नामेंट है इसका नाम है। तो जिस देश में होता है उस देश के नाम से ये ग्रैंड प्रिक्स चलता रहता है। तो ध्यान रखिएगा ऑस्कर पियस्त्री का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सर्बिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सर्बिया के नए प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो डूरो मैकूट जो है ये सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने जगह किसकी ली है? तो इन्होंने जगह ली है मिलोस वुसेफिक की जगह ली है इन्होंने, डूरो मैकूट ने। वहीं पे अगर आपको यहाँ पे एक डेनिवल नोबोवा का नाम दिख रहा होगा, ये अभी हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। क्या बने हैं? इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं और फिर से नियुक्त हुए हैं। पहले भी यही इक्वाडोर के राष्ट्रपति थे, अभी फिर से यही इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर डूरो मैकूट की बात करूं तो ये 61 वर्षीय शिक्षाविद हैं, साथ ही साथ एक डॉक्टर भी हैं। आपको ध्यान रखना है डूरो मैकूट, और यही बने हैं सर्बिया के प्रधानमंत्री। सर्बिया की बात करें अगर मैप में, तो यहाँ पर एक बार ध्यान से मैप को देखिए। यूरोपीय कंट्री है ये, यूरोप महाद्वीप में बसा हुआ ये आपका जो देश दिख रहा है ये है आपका सर्बिया। सर्बिया की जो राजधानी है वो क्या है? बेलग्रेड है। अगर आसपास की कंट्री को आप देखेंगे तो हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, है ना, ये सब आपको, बोस्वाना, ये सब आपको आसपास की कंट्री यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे दिनार चलता है। मुद्रा की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर वुसिक का नाम आपको ध्यान रखना। डूरो मैकूट जो है वो अभी क्या है? प्रधानमंत्री है वर्तमान में। याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि अभी यूनेस्को ने क्या किया है। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूनेस्को की बात कर रहे हैं। तो अभी यूनेस्को ने एक सेकेंड, ये पेन के अंदर थोड़ी सी, चलिए यूनेस्को की बात करूं अगर मैं, तो अभी आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को ने 16 स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है। और ये जो 16 स्थल हैं ये 11 देशों के, कितने देशों के? 11 देशों के। दरअसल पेन का ना वायर थोड़ा सा क्या है कि वो आगे पीछे हो गया था स्टाइलस का, तो इस वजह से थोड़ा सा क्या है कि ये पेन हैंग हो गया था। अभी सही है काफी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली चीज तो ये कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को? तो 16 स्थलों को, 11 देशों को 16 स्थलों को शामिल किया गया है। किसमें? ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में। अब ये जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है ये होता क्या है? ये ऐसे स्पेशल साइट्स होते हैं जिन्हें यूनेस्को ने भूवैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व को पहचान करके मान्यता दी हो। इसकी शुरुआत की बात अगर मैं करूं तो 2015 में इसकी शुरुआत होती है ना। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो 50 देश के अंदर 229 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज एक और सुनिएगा कि भारत के अंदर एक भी ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल नहीं है। कोई भी स्थल भारत का शामिल नहीं है। तो भारत में एक भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर कैसे स्थल को शामिल किया जाता है? एग्जांपल लूं अगर मैं कि जैसे भूवैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व को पहचानना है तो कैसे? तो जैसे अगर हम बात करें जैसे पुराने पहाड़ हो गए, कुछ गुफाएं हो गई, फिर ज्वालामुखी जो प्रभाव वाला जो क्षेत्र है, ऐसे बहुत से स्थल है जिनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है, यहां पर ध्यान से इस वर्ड को सुनिएगा, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन है। क्या है? वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। तो लॉरियस की अगर हम बात करें तो इसका अभी हाल ही में आयोजन कहां पे हुआ था इस अवार्ड समारोह का? तो इस अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ था स्पेन के मैड्रिड में। इसे खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेलों का ऑस्कर कहा जाता है इस अवार्ड समारोह को। इसका आयोजन लॉरियस स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो मोंडो डुप्लांटिस का नाम आपको ध्यान रखना है।
मोंडो डुप्लांटिस जो है वो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। वहीं पे सिमोन बाइल्स में आपको ध्यान रखना है ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है स्पोर्ट्स मैन, तो आप मोंडो डुप्लांटिस का नाम देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड है उसकी लिस्ट हम देखेंगे ही देखेंगे। पहले मोंडो डुप्लांटिस को एक बार देखिए। मोंडो डुप्लांटिस की बात करूं तो इनका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है आर्म्ड मोंडो डुप्लांटिस है। इन्हीं को आर्म्ड डुप्लांटिस के नाम से भी जाना जाता है, मोंडो डुप्लांटिस के नाम से ही इन्हीं को जाना जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये स्वीडन के पोल वॉल्टर हैं। पोल वॉल्टर का मतलब पोल वॉल्ट जो होता है एक तरह का खेल होता है जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहां पर एक ये रॉड दिख रही है आपको, है ना। और होता क्या है, एक पोल होता है, इसी पोल के सहारे दौड़ करके आना होता है और इससे इसके ऊपर से क्या करना होता है, जंप करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसी को हम पोल वॉल्ट का गेम बोलते हैं। क्या बोलते, गेम का नाम क्या है, पोल वॉल्ट। क्या नाम है, पोल वॉल्ट जो है वो इस गेम का नाम है। और पोल वॉल्टर मतलब जैसे होता है ना क्रिकेट, तो गेम का नाम हो गया और क्रिकेटर मतलब वो जो खेलने वाला, तो वैसे ही वॉल्ट मतलब क्या होगा, खेल का नाम, और वॉल्टर मतलब खेलने वाला। तो पोल का मतलब हाथ में एक पोल आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर से जंप करना होता है इसी पोल के सहारे से। तो स्वीडन के हैं ये, कहाँ के हैं, देश का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, स्वीडन के पोल वॉल्टर हैं। ओलंपिक में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले एथलीट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, 2020 में हुआ था। फिर पेरिस ओलंपिक में भी 2024 में जो इसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है आर्म्ड मोंडो डुप्लांटिस। ये तो हो गया मेंस कैटेगरी में। यहां पर आपको नाम ध्यान रखना है, ये है सिमोन बाइल्स और ये अमेरिका की क्या है, जिम्नास्ट हैं। क्या है, जिम्नास्ट हैं अमेरिका की। इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए एक लिस्ट में छोटी सी आपको दिखाता हूं, उस लिस्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा नहीं पर लेकिन फिर भी इस लॉरियस अवार्ड में 3-4 नाम तो आपको ध्यान रखने ही रखने पड़ेंगे। अब कौन कौन से इस अवार्ड हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ये पुरुष है, मैन। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, नाम क्या है, अरमांड मोंडो डुप्लांटिस। कहां के हैं, किस देश के हैं, तो स्पेन के। और पोल वॉल्ट आपको ध्यान रखना है क्या, इनका खेल का नाम। उसके बाद स्पोर्ट्स वुमन का नाम आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर कौन, तो ये है सिमन बाइल्स, ये अमेरिका की हैं और ये जिम्नास्ट हैं, ठीक है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो केली स्लेटर को मिला है ना। और ये भी अमेरिका की हैं और ये सर्फिंग इनका गेम है, जो पानी के अंदर वो छोटी सी नाव जो लेकर के सर्फिंग करते हैं ना, मतलब ऐसे पैर में लगा रहता है एक एक चौड़ा सा पट्टा लगा रहता है पैर में, है ना। और ऐसे इंसान खड़ा रहता है और खड़ा होकर के क्या करता है, सर्फिंग करता है, इस है ना। और ये लहर होती है समुद्र की, इसी को सर्फिंग बोला जाता है। फिर आप देखिए यहाँ पर चौथा अवार्ड आपको ध्यान रखना, राफेल नडाल का स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड मिला है, स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और एक आपको ध्यान रखना है पांचवा, टीम ऑफ द ईयर। टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये रियल मैड्रिड को मिला है, जो कि स्पेन की फुटबॉल क्लब है। बस इतना याद कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने कुछ और अवार्ड्स लगाए हैं, जैसे स्पोर्ट्स सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी अवार्ड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जियांग युआन को मिला है, जो चाइना के पैरा स्विमर हैं। फिर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है लामिन यामिल को मिला है ना। फिर वहीं पे अगर हम बात करें वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्सन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है टिम पीडिक को मिला है। फिर कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है रिबेका आंद्रे को मिला है, ब्राजील की जिम्नास्ट हैं। फिर स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो मिला है ये किक फॉर लाइफ मिला है, ये लेसेथो की। आपको ध्यान रखना है एक संस्था है जो क्या करती है, लड़कियों को फुटबॉल सिखाती है, ठीक है। आपको जब ये 5-6 जो नाम बताया बस आपको यही ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, एक स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और यहाँ पे टीम ऑफ द ईयर। ये 4 तो आपको याद रखना ही रखना। एक राफेल नडाल वाला याद रख लीजिएगा, ठीक है, चौथे नंबर का, बस। और आपको इसके अंदर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है समर अबू एलेफ को। समर अबू एलेफ की अगर मैं बात करूं तो ये फिलिस्तीन के क्या है, फोटोग्राफर हैं। अभी इन्होंने एक 9 साल के बच्चे की फोटो ली है। आप यहां पर इस बच्चे को ध्यान से देखिए। इस बच्चे को जब आप देखेंगे ना तो ये बहुत ही मार्मिक छवि है, यानी बहुत ही मतलब दर्दनाक फोटो आपको दिख रही होगी। इस बच्चे के दोनों हाथ नहीं है। और ये दोनों हाथ क्यों नहीं है, तो दरअसल जब गाजा युद्ध चल रहा था ना, तो इजरायली एयर स्ट्राइक, यानी जब इजराइल ने हमला किया था गाजा के ऊपर, तो उस दौरान इजरायली एयर स्ट्राइक में इसने क्या किए थे, बच्चे के दोनों हाथ चले गए थे।
है ना, उस विस्फोट के अंदर दोनों हाथ जो है बच्चे के चले गए। इस बच्चे ने अपने दोनों हाथ खो दिए। और इस बच्चे का नाम क्या है? तो नाम ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अज्जौर जो है इस बच्चे का नाम है। ठीक है, तो मोहम्मद अज्जौर जो कि 9 साल का है, जिसने गाजा युद्ध के दौरान इजरायली एयर स्ट्राइक में अपने दोनों हाथ खोए। इसी बच्चे की फोटो को किसने क्लिक किया था? तो फिलिस्तीन के फोटोग्राफर हैं, उन्होंने क्लिक किया था। नाम क्या है उनका? तो समर अबू एलोफ नाम आपको ध्यान रखना है। और ये जो बच्चे की फोटो खींची है, इसी को ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। डच फाउंडेशन एक है, नाम क्या है? वर्ल्ड प्रेस फोटो। इसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अंदर 10,000 यूरो की जो है वो पुरस्कार राशि दी जाती है। और अगर मैं बात करूं इस अवार्ड में, तो ये जो अवार्ड है ये कहां पर दिया गया है? तो कतर के दोहा में दिया गया है। कहां पर? कतर की जो राजधानी दोहा है, यहां पर इसको दिया गया है। और इसका 68 संस्करण है, यानी एडिशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पुरस्कार का। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कूनो नेशनल पार्क से 2 चीतों को किस अभयारण्य में ट्रांसफर किया गया था? दोनों चीतों के नाम आपको याद होंगे, बिल्कुल याद होंगे, है ना। नाम बताए थे मैंने आपको, क्या था? एक नाम था प्रभास, ठीक है, और एक नाम क्या था? पावक। ये दोनों चीते हैं। इन्हीं दोनों चीतों को ट्रांसफर किया गया कहां पर? मध्य प्रदेश के ही एक अभयारण्य में, गांधी सागर अभयारण्य जिसका नाम है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो डीएलएड डायरीज, बबीता ठाकुर, ऋषभ झा, कुछ बच्चों ने कमेंट में इसके आंसर दिए थे। आज टुडे क्विज में आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है, प्यारा सा, कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां बनाया जा रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर की बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कहां पर बनाया जा रहा है ये। और पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, है ना। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।